क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि 1952 में विश्व का चौथा सबसे अमीर देश, जिसकी आज इतनी बुरी हालत है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश वेनेजुएला की। दक्षिण अमेरिकी देश जिसकी आज 80% जीडीपी खत्म हो चुकी है। एक समय था जिसको ये माना जाता था कि ये आने वाले शायद वर्ल्ड का सबसे अमीर देश बन जाएगा। और आज वही वेनेजुएला है जिसके राष्ट्रपति को उसी के कमरे में से खींचकर न्यूयॉर्क में ट्रायल के सामने पेश किया गया है, कोर्ट के सामने पेश किया गया है, जिस पर ट्रायल चल रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है और अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोर्व के नाम से वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को न्यूयॉर्क में अदालत के सामने पेश किया है और वहां की जो पूरी इकोनॉमी है उसको कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला की। 1950 का वो दौर, या कहिए कि 1950 से 1980 का वो दौर, जिस समय वेनेजुएला एक काले सोने का भंडार था। जी हाँ, ब्लैक ब्लैक मिनरल। एंड व्हाट इज द ब्लैक मिनरल? दिस इज द ऑयल। तो एक समय पर काला सोना जिसको कहा जाता था, जिसका नाम था तेल। आप मान सकते हैं कि सऊदी अरब से भी ज्यादा उसके पास तेल का भंडार था। एग्जैक्टली exactly। और आज भी है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर तेल भंडार किसी के पास है तो वो है वेनेजुएला। अमेरिका जिसने आज ये एक्शन लिया है, उसके पास जो भंडार है वो 9वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर का भंडार वाला देश पहले नंबर के भंडार वाले देश के साथ इस तरह की कार्रवाई करता है। आखिर इसका कारण क्या रहा? इसका कारण बहुत सारे हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या है। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि सत्ता, राजनीति और वैश्विक ताकतों के टकराव की कहानी है। यह हुआ क्या है और इसका अंजाम क्या होगा? अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन किया है और इस सैन्य ऑपरेशन को उसने नाम दिया है एब्सोल्यूट रिजोल्व। क्या नाम है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिजोल्व। एग्जाम में पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट रिजोल्व। राजधानी काराकस समेत कई अन्य जगह भी उसने धमाके किए हैं। ऑपरेशन को हाई लेवल प्लानिंग बताया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय देशों ने, कुछ देशों ने समर्थन भी किया है, जैसे कि फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट आया था। मगर जैसे चीन और रशिया जैसे देशों ने इस पर अपोज किया है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और सही बात भी है। तो क्या अब चीन ताइवान पर आक्रमण कर दे? क्या उसका ताइवान पर आक्रमण करना सही कहा जा सकता है? या फिर जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, या फिर उस हमले को सही कहा जा सकता है? इसराइल ने जो गाजा पर हमला किया है, क्या उस हमले को सही कहा जा सकता है? अगर इन हमलों को सही नहीं कहा जा सकता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे अमेरिका द्वारा किया गया वेनेजुएला पर हमला सही कहा जा सकता है? क्वेश्चन तो सभी के सामने है। अगर हम इनाम की बात करें तो अमेरिका ने मादुरो पर कुल 420 करोड़ का इनाम रखा था। अब इस गिरफ्तारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी का नाम सामने आ रहा है, जिस एजेंसी का नाम है डीईए, यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो एजेंसी है जो ड्रग तस्करी रोकने का काम करती है। तो डीईए ने ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है और ये एजेंसी जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो मादुरो को गिरफ्तार किया गया है और न्यूयॉर्क कोर्ट के सामने पेश किया गया है, तो उसके सामने स्थिति क्या आती है। देखिए, कहने के लिए तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, पर यह मामला आरोपों से कहीं बढ़कर है। ये सारा खेल है तेल का। जी एग्जैक्टली, खेल है तेल का। पर हाँ, अब जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो मादुरो पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप, कोकीन और फैंटालिन नेटवर्क से संबंध, ये दोनों ड्रग्स के ही टाइप होते हैं, अमेरिका के खिलाफ साजिश का दावा, खतरनाक हथियार रखने के आरोप। न्यूयॉर्क कोर्ट में केस दर्ज किया गया है जो कि पेशी भी हो चुकी है और जस्टिस डिपार्टमेंट की निगरानी में रखे हुए हैं। तो आरोप तो बहुत सारे लगे हैं इन पर। अब इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये तो न्यूयॉर्क कोर्ट में ही पता चलेगा। पर हाँ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये कहा जा रहा है कि इन आरोपों से हटकर जो ट्रंप है, जैसे ट्रंप जब से आए हैं इस बार जो सेकंड टेन्योर में आए हैं, इनका रूप बिल्कुल बदल गया है। भारत पर टैरिफ वॉर
का लगाना, बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगा देना। इराक में आप देख रहे हैं, ईरान में आप क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल है। तो जब से ये आए हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक अस्थिरता पैदा कर दी है। अब ये इस अस्थिरता का कैसा फायदा उठाते हैं और क्या भारत भी इससे बच सकता है, आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा। जब अमेरिका पर दबाव बना कि आखिर हमला क्यों किया गया, तो अमेरिका ने इसकी वजह बताई। अमेरिका ने कहा कि हमला इसलिए किया गया, पहला, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, कि वेनेजुएला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा था, और स्पेशली जो इनके राष्ट्रपति हैं मादुरो, वो ड्रग तस्करी का बड़ा रूट बनना आपने देखा भी होगा। हमले से पहले ही ट्रंप ने वेनेजुएला की जो बोट्स थी, जो शिप्स थी, उनको अटैक करना शुरू कर दिया था, एक बेस बनाना शुरू कर दिया था। ये हमले की तो प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी, पर हाँ, ये जो ड्रग वाला पॉइंट है, इसके लिए इन्होंने बेस बनाना पहले ही शुरू कर दिया था, कि कुछ महीनों पहले से ही वेनेजुएला की शिप जहां भी दिखती थी, उसको अटैक कर दिया जाता था, ये कहकर कि इसमें ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये हमला होना था, मादुरो को हटाना था। इसका भी हम कारण आगे पता करेंगे। मादुरो की नीतियों से पलायन बढ़ना, यानी कि ये कहा जा रहा था कि जो वेनेजुएला के निवासी हैं, वो बाहर के देशों में ज्यादा जा रहे हैं, यानी कि पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। लाखों वेनेजुएलाइयों का देश छोड़ना, ये भी एक कारण है। अमेरिका में अपराध बढ़ने का दावा, उनका कहना था कि जो वेनेजुएलाई हैं वो अमेरिका में आ रहे हैं और इस वजह से अपराध अमेरिका में बढ़ रहा है। अगर जल्दी ही मादुरो को नहीं हटाया गया, तो और भी ज्यादा वेनेजुएलाई और दूसरे देशों में आएंगे और वहां पर अपराध बढ़ सकता है। सत्ता परिवर्तन को जरूरी बताया गया। उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट थोट के जो व्यक्ति हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं हटेंगे, वेनेजुएला को विकसित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की राजनीति और वहां के विपक्ष के बारे में। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। मारिया कोरिना मचाडो ने सत्ता परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता की अपील की है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो सक्रिय हो गए हैं। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आप देखिए, बहुत ही एक कोइंसिडेंस है कि जब 2025 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार समर्पित कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। उसी समय से इन दोनों में खिचड़ी पकना शुरू हो चुका था। ठीक है, क्योंकि मादुरो जो है वो इनको पसंद नहीं करते हैं, और ये ट्रंप को पसंद करते हैं, ट्रंप मादुरो को पसंद नहीं करते हैं। तो पूरा एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो चुका था मादुरो को हटाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान को हटाया गया था। ठीक है, और बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। चुनाव विजेता एडमंडो गोंजलोस का समर्थन प्राप्त है, सेना कमांडो ने देने की मांग कर रही है। मादुरो शासन खत्म करने की अपील है और कम्युनिस्ट शासन खत्म करने का दावा किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरा प्लान तो बहुत पहले से तैयार हो चुका था, इसे सिर्फ एग्जीक्यूट किया गया है। ये प्लान पहले से ही बहुत तैयार था। वो शांति का नोबेल मिलना, फिर शांति के नोबेल को डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर देना, फिर वो शिप्स और बोट्स पर हवाई हमले करना, ये कहकर कि वो तो ड्रग सप्लाई हो रहा है। ये सब कुछ प्लानिंग बहुत पहले से स्टेप बाय स्टेप बहुत चालाकी से हर एक कदम उठाया जा रहा था, और काफी समय से, लगभग एक साल से ये सारी तैयारियां चल रही थी। आने वाले समय में देखते हैं कि मादुरो अपना पक्ष किस समय से रखते हैं। अब बात आती है कि वेनेजुएला में आगे क्या हो सकता है। तो संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति पद खाली होता है, तो सत्ता का ट्रांजिशन तय प्रक्रिया से होगा, लेकिन जमीनी हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं। जो वेनेजुएला का संविधान है, उसका जो आर्टिकल 233 है वो लागू हो जाता है। वो क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है, अस्थायी रूप से सत्ता संभालेंगी। 30 दिन में नए चुनाव की संभावना है, विपक्ष सत्ता में आ सकता है, सेना का रुख सबसे अहम होगा, देश में अस्थिरता का माहौल बना रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं और नए राष्ट्रपति को नहीं चुन लिया जाता है। जब तक जो उपराष्ट्रपति है वो ही अस्थायी रूप से सत्ता संभालेंगे। ओके, दुनिया इस हमले को किस तरह से देख रही है, उस बारे में बात करते हैं। चीन ने साफ साफ इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। चीन का कहना है कि ये कार्रवाई बहुत ही गलत है और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरे में डालती है। रूस ने संप्रभुता उल्लंघन बताया है। वैसे ये थोड़ा सा आपको मजाक लग सकता है, पर हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन पर आप समझ रहे हैं ना।
ईरान ने सैन्य हमले को गलत ठहराया है। ईरान का भी कहना है कि जो सैन्य हमला है वो बहुत गलत है। हाँ, हालांकि ईरान को भी डर है अपने ऊपर सैन्य हमला होने का, तो इसकी बात भी जायज है। क्यूबा ने इसको स्टेट टेररिज्म का नाम दिया है। मैक्सिको ने क्षेत्रीय अस्थिरता पर खतरा बताया है। ईयू ने शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है। ईयू काफी न्यूट्रल निकल गया है साइड में से, है ना। शांतिपूर्ण, अरे क्या ही शांतिपूर्ण रह गया है, अशांति तो हो ही गई है ना। ये वही ट्रंप है जो 2025 में खुद को शांति का नोबेल दिलवाना चाहते थे और सिर्फ इस बात से नाराज हो गए थे क्योंकि भारत ने उनका समर्थन नहीं किया था, यानी कि उनका नाम की सिफारिश नहीं की थी, है ना। आप समझ रहे हैं ना। ये वही ट्रंप है जो ये कहते हैं कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। ये वही ट्रंप है जो ये कह चुके हैं कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के कम से कम 8 बड़े युद्ध विराम लगवाए हैं। और यही ट्रंप है जिन्होंने वेनेजुएला के साथ एक युद्ध छेड़ दिया है। तो बड़ी विरोधाभासी बातें लगती हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय मामलों में विरोधाभासी बातें होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक काम है। ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।